जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निखिल सर जीएस क्लासेस में। मित्रों, ये एनसीईआरटी बैच का पहली क्लास है और इस क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे को समझेंगे। और मैं बताना देना चाहता हूँ सबको कि आप सभी ने एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, लेकिन इस वीडियो में आप जिस तरीके से एनसीईआरटी को समझेंगे वो थोड़ा अलग है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ सीखा है। तो आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर कौन सा हमारा है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कि साफ इसको आप समझिए कि इतिहास क्या कहता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। अब देखते हैं कि इस लेसन में हम सीखेंगे क्या। आप क्या सीखेंगे? आप इसमें क्या सीखेंगे? इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत, मतलब कि इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, किन किन चीज़ों से। भारत का नाम कैसे पड़ा, मतलब कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और भारत का नाम मतलब इंडिया कैसे पड़ा। तारीखों के क्या मतलब हैं। आइए इस सेशन को शुरू करते हैं, आगे समझते हैं। इतिहास क्या है? सबसे पहले मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मतलब कि अतीत में जो हम लोगों के बीत चुका है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का एक मतलब यह भी होता है कि यह निश्चय था, मतलब कि यह होना ही था। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं। इतिहास से हम इन बदलावों को समझ सकते हैं। मतलब कि जो भी विभिन्न कालों में हम लोगों के बदलाव हुए हम लोगों में, उसको भी हम इतिहास के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इतिहास का महत्व क्या है? इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों, समाज के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। मतलब कि अतीत में जो लोग थे, मानव थे, वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। इतिहास में हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है कि वो किस तरीके से काम किया करते थे, क्या धंधे किया करते थे। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। मतलब कि इतिहास से हमें जो अतीत में हमारे पूर्वजों की महान उपलब्धियां थीं उनके बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पता चलता है। ये थोड़ा प्रमुख है दोस्तों कि इतिहास से हमें अपने पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों का पता चलता है। इससे हमें क्या कर सकते हैं कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की वो हम गलतियां आगे ना करें। इतिहास का पढ़ने का एक ये भी प्रमुख उद्देश्य है। इतिहास से यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरीके के खिलौने खेला करते थे या किस तरीके के खेल खेला करते थे। इतिहास से हम सबक लेते हैं कि ताकि एक बेहतर भविष्य बना सकें। मतलब कि इतिहास से हमें एक सबक लेना चाहिए कि इतिहास अतीत में जो हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं वो हम आगे भविष्य में ना करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें कि लोग कहाँ रहते थे। उस समय के लोग कहाँ रहते थे? लोग भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल में लोग निम्नलिखित स्थानों पर रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर, उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों पर, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों पर और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, गंगा और सोन नदियों के किनारे रहते थे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नर्मदा नदी के तट पर कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। वे लोग शिकार करते थे, मतलब वे लोग शिकारी थे, या फिर कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे बल्कि खानाबदोश या बंजारे थे। मतलब कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और यहाँ के जो आरंभिक लोग थे, आरंभिक मानव थे, वो लोग क्या थे? कुशल संग्राहक थे। वो लोग संग्राहक थे। वो लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का
संग्रह किया करते थे और वे शिकारी भी थे, मतलब अखेटक भी थे। वे लोग अखेटक भी थे, शिकारी भी थे, शिकार भी करते थे अपने भोजन के लिए। खानबदोश या बंजारे का मतलब होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह के लिए प्रस्थान करते हैं अपने खाने की चीज़ों के लिए। मतलब कि एक किसी सीजन में कहीं पे कुछ चीज़ें होती हैं, किसी सीजन में किसी जगह पे कुछ चीज़ें होती हैं, तो उस सीजन में उस जगह पर रहते हैं और जैसे ही वहाँ पे खाने पीने का समाप्त हो जाता है ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी जगह रहने चले जाते हैं। इनको खानबदोश या बंजारे कहते हैं। अब देखते हैं सुलेमानो केतन की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8000 वर्ष पहले रहते थे। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। उससे अब यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि खेती की शुरुआत कब हुई। लगभग 8000 वर्ष पहले लोग सुलेमानो केदर की पहाड़ियों पर थे। जिन लोगों ने खेती की शुरुआत की, इन लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करना स्टार्ट किया। ये लोग भेड़ बकरी तथा गाय बैलों को पाला करते थे। भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को पालते थे ये लोग एक स्थायी जीवन जीते थे। स्थायी जीवन, अभी आपने ऊपर देखा कि नर्मदा नदी के तट पर लोग जो थे वो खानबदोश टाइप के थे, एक जगह से दूसरी जगह के लिए अपने भोजन के लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोग अब स्थायी जीवन जीने लगे हैं, यानी एक ही स्थान पर टिक कर रहते थे। इसी समय के आसपास गाँवों का निर्माण होने लगा। अब ये आप भी जानते हैं गाँव शहर कैसे बनते हैं। जब आप कहीं जगह किसी जगह पर स्थायी तौर पर रहेंगे तो वहीं तो गांव शहर बनना स्टार्ट होंगे। अगर आप इधर से उधर जब चलते रहेंगे, इधर से उधर खानबदोश टाइप के आप जाते रहेंगे उधर से उधर, तो गांव और शहरों का निर्माण होना तो जायज़ नहीं है। उस टाइम पे गांव के निर्माण होने लगे थे। गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियाँ वर्तमान में मेघालय में हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती स्टार्ट की। किसकी? धान की खेती स्टार्ट की। मतलब गारो की पहाड़ियों पे जो लोग रहते थे उन लोगों ने सबसे पहले धान की खेती स्टार्ट की। और विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। ठीक है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम पढ़ते हैं, जो एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, इसका विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। इसके सहायक नदियाँ जो थी उसके पास भी शहर बनने लगे थे। सिंधु नदी जो है वर्तमान पाकिस्तान में है, तो यहाँ भी लोग जो थे आरंभिक शहर यहाँ पे का विकास हुआ। अब गंगा और सोन नदी। गंगा नदी के किनारे पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। कितने वर्ष पहले? 2500 वर्ष पहले। कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए, कुछ शहरों का विकास समुद्र तट पर भी हुआ। अब 2500 वर्ष पहले कहाँ शहरों का विकास होने लगा? गंगा और सोन नदी के पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, ये हम जान लेते हैं कि अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हेडिंग इस पे नहीं थी तो देख लेते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं कि ये नाम आए कहाँ से। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कहाँ से? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु को संस्कृत में इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो 2500 वर्ष पूर्व लगभग उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने
सिंधु को इंदोस और इंडोस जैसे नामों से पुकारा। इसके पूर्व में स्थित जो भूमि थी उसको इन्होंने इंडिया कहा। तो तब से इंडिया नाम इसका प्रचलित हुआ। अब देखते हैं भारत कैसे नाम पड़ा इसका। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक समूह, जैसे एक आप मान के लीजिए कबीला मान के चलिए, तो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुरानी, इसको वैदिक काल में लिखा गया था, वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में जब हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें समझाएंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब कि भरत नाम का एक समूह था, एक कबीला था जो कि रहा करता था, और उसको इस नाम का प्रयोग किया गया भरत नाम के लिए, उसके लिए। इसका उल्लेख हम संस्कृत की कृति ऋग्वेद में देखते हैं, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें, मतलब इतिहास के स्रोत क्या हैं अतीत को जानने के लिए। अतीत को हम अपने कैसे जानें, तो इसको देखते हैं। पहला पांडुलिपि। पांडुलिपि उसको कहते हैं जो लिखी हुई होते हैं। ठीक है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ठीक है, जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं हम लोग, और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए हम मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, जो लैटिन भाषा मैनु, जिसका अर्थ हाथ है। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती हैं। मतलब कि ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों, उस टाइम पे कागज़ का तो आविष्कार हुआ नहीं था, तो ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भोज नामक पेड़ की छाल पे विशेष तरीके से तैयार किए हुए भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। अब अभिलेख भी इतिहास को जानने का स्रोत है। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इन पर शासकों के आदेश, उनकी प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण मिलता है। लिखित स्रोत महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक इत्यादि। इनमें से कई संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल में लिखे मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पत्थर अथवा कठोर धातु जैसे होती हैं उन पे उत्कीर्ण मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कागज़ था ही नहीं, तो जो भी चीज़ें होती थी, जैसे शासक थे अपने आदेशों को, प्रशंसा को, और वंशावली अपने कार्यों का विवरण, अपने विजयों का विवरण, युद्धों में विजय मिली उसको विवरण क्या करते थे, अभिलेख पे लिखते थे। ठीक है, उस पर उत्कीर्ण कराते थे। अब लिखित स्रोत क्या मिले हैं, महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, कविताएं तथा नाटक इतिहास से भी हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। कई इसमें संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, कुछ प्राकृत उस समय की, जैसे आज के समय में हिंदी भाषा एक आम भाषा है, उस समय पे प्राकृत भाषा एक आम भाषा थी। ठीक है, मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। अच्छा, प्राकृत भाषा में और क्या है, भगवान बुद्ध के भी जो चीज़ें लिखी हुई पुस्तकें हैं वो भी किस में है, प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे, ताकि उस टाइम के लोग समझ सकें, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय की आम भाषा थी, जिस तरीके से आज हिंदी भाषा आम भाषा है। ठीक है, अब देख पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। कौन से पुरातात्विक स्रोत, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष मिलते हैं, चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष इत्यादि।
इनमें औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, मोहरें इत्यादि मिलते हैं। इसके अलावा जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की अस्थियां भी मिलती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या मिलते हैं? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतें मिलती हैं, खंडहर मिलते हैं, उससे भी हम लोगों को पता चलता है इतिहास के बारे में। चित्रों, आपने सुना होगा, आपने कुछ पढ़ा होगा कि चित्र मिलते हैं, भीमबेटका में बने थे चित्र, इस तरीके की गुफाओं में बन के चित्र मिलते हैं। और मूर्तियाँ मिलती हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि उस समय के लोग कौन से देवी देवताओं का पूजा करते थे। ठीक है, इसमें औजार होते हैं, बर्तन होते हैं, हथियार होते हैं, आभूषण होते हैं, मोहरे होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जानवरों के अस्थियाँ भी मिलती हैं, चिड़ियों के, मछलियों की अस्थियाँ भी मिलती हैं। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करके चलिए कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत का शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि इतिहासकार पुरातात्विक जानकारियों या पांडुलिपियों या अभिलेखों के लिए स्रोत का शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं और तिथियों का अध्ययन कर, मतलब तिथियों का अर्थ हम अब इसमें समझेंगे। ठीक है, देखा होगा आपने कहीं कहीं कि ईसा पूर्व लिखा होता है, ई लिखा होता है, ये क्या होता है आप उसको समझाते हैं हम आपको। बीसी लिखा होता है, एडी लिखा होता है। बीसी का मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा के जन्म से पहले। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से ये निर्धारित किया गया है कि ईसा के जन्म से पहले ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के बाद ई मतलब एनो डोमिनी होगा। ठीक है, तो ईसा के जन्म से पहले का समय जो है उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं हम लोग। तो ईसा पूर्व बीसी मतलब कि, और एडी एनो डोमिनी मतलब ई ईसा मसीह के जन्म के बाद, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो एनो डोमिनी, उसको हम लोग एडी में देखते हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए, कुछ मतलब इनको आपको दिमाग में अपने रखना चाहिए कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ लगभग। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुए। सिंधु सभ्यता को हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको मैं समझाऊंगा बहुत ही डिटेल में, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि सिंधु सभ्यता के क्या क्या कारण थे कि वो उसका पतन हुआ, तो ये समझेंगे। आरंभिक नगर यहाँ सबसे, क्योंकि एक सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। इसको पढ़ना हम लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, हमको एक भारतीय होने पर भी पढ़ना चाहिए। गंगा घाटी के नगर मगध आज का जो बिहार है वर्तमान का, वहाँ 2500 वर्ष पूर्व। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास में आपने जो पढ़ा उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसको आप रिवाइज करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।